बेटा मधु टाइम से ज्वाइन किया करो, आप लेट आते हो, आप कंटिन्यू टाइम से ज्वाइन करो। अभी पेज नंबर जो आपका है वो है 141 और इंग्लैंड इस हेडिंग से पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। 11वीं सदी से इंग्लैंड के अंदर सामंतवाद का विकास हुआ। The Angles and Saxons from Central Europe had settled in England in 6th century. छठी सदी में इंग्लैंड के अंदर मध्य यूरोप से एंजल्स और सेक्सन्स, ये लोगों के समूह हैं, जनजातियों के समूह हैं, ये लोग वहां जाकर के बस गए इंग्लैंड में। द कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज ए वेरिएंट ऑफ एंगल लैंड। ये जो इंग्लैंड का नाम रखा गया है, इसको हम, ये एक वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है? एंजल लैंड का। यानी ये लोग, ऐसा माना जाता है कि ये लोग पवित्र, अपने आप को पवित्र मानते थे, पवित्र भूमि से मानते हैं। इन द 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक ने, जिसका नाम विलियम था, उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। इंग्लिश चैनल एक दरिया है, बीच में समुद्र पड़ता है। अपनी सेना के साथ उस दरिया को क्रॉस किया और उसने सैक्सन राजा, जो कि इंग्लैंड के सैक्सन राजा थे, उनको हरा दिया। फ्रॉम दिस टाइम, और इस समय से, फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वार। फ्रांस और इंग्लैंड इसके बाद लगातार युद्ध में व्यस्त रहे बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी एंड ट्रेड। उन दोनों ही फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही देशों के बीच में क्षेत्र को लेकर के, व्यापार को लेकर के विवाद का मुद्दा या झगड़े का विवाद का विषय बना रहा। द प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज डिसेंडेड फ्रॉम विलियम फर्स्ट। आज के समय में वर्तमान में जो इंग्लैंड की महारानी है वो वह विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी है। यहाँ पे आप ऊपर चित्र में, कल ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया था, जिसमें एक व्यक्ति को खेत की जुताई करते हुए दर्शाया गया है। खेत में होने वाली गतिविधियों को दिखाया गया है ग्रामीण माहौल के अंदर। यहाँ पे दो तरह के किसानों का जिक्र किया गया था, उसमें एक दास किसान और एक स्वतंत्र किसान। अब इससे अगले पेज पर आ जाइए, 142 पर। विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप्ड। विलियम प्रथम ने क्या किया? भूमि का सर्वेक्षण करवाया, मानचित्र बनवाए, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड it in sections to 180 Norman nobles who had migrated with him। और इस विलियम प्रथम के साथ में जो 180 नॉर्मन जो अभिजात वर्ग के लोग आए थे, उनके अंदर इस सारी जमीन को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। द लॉर्ड बिकेम द चीफ ऑफ टेनेंट्स ऑफ किंग। और जो लॉर्ड था वह, यानी सभी राजाओं का एक तरह से सरदार बन गया। एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प। और उनसे आशा करने लगा कि वह उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। दे वर ऑब्लाइज्ड टू सप्लाई ए सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग। और वे इस बात के लिए कृतज्ञ थे, या इस बात के लिए वो बाध्य थे कि वे राजा के लिए कुछ संख्या में नाइट्स को उपलब्ध करवाएं। नाइट्स जो होते थे उच्च श्रेणी के या बहुत अच्छी श्रेणी के घुड़सवार योद्धा होते थे। तो ये राजा लोगों के पास होते थे, ये सपोर्ट करने के लिए, लॉर्ड की सपोर्ट करने के लिए उनके पास भेज दिए जाते थे। दे सून बिगेन टू गिव सम ऑफ देयर ओन लैंड्स टू नाइट्स। अब उन्होंने अपनी जमीन का कुछ भाग इन नाइट्स के अंदर बांटना शुरू कर दिया, गिफ्ट में, उपहार के रूप में। हु वुड सर्व देम जस्ट एज दे इन टर्न सर्व द किंग। और वह उसकी सेवा इस तरीके से करने लगे कि उसके बदले, जैसे कि राजा को जो जमीन उसे मिलती है वफादारी के रूप में, राजा की, शासक की वफादारी के रूप में, तो उसी तरह से नाइट को भी जो जमीन मिलती है वह उसके प्रति वफादार रहता है। दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वारफेयर। वे अपने निजी लड़ाई के लिए इन नाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। विच वर फॉरबिडन इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में मना किया गया था। एंग्लो-सैक्सन पीजेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स। यहाँ पे जो जमींदार थे वो एंग्लो-सैक्सन पीजेंट्स के साथ उनके जमींदारों के अलग अलग स्तर मौजूद थे। एंग्लो-सैक्सन पीजेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस। टेनेंट्स होते हैं सेवक,
तो एंग्लो सैक्सन जो किसान होते थे, चाहे वो एंग्लो एंजल समुदाय से हो या सैक्सन समुदाय से हो, इन दोनों ही समुदायों के जो किसान लोग होते थे वो जमींदारों के सेवक बन गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, वे कारक या वे तर्क बताइए, वे फैक्टर्स बताएं, वो कारक बताएं जो सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पे हैवर कैस्टल इंग्लैंड 13th सेंचुरी का बना हुआ है। ये एक दुर्ग है जिसके अंदर सेना रुकती होगी। यहाँ पर नाइट रुकता होगा। 13वीं सदी का यह बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह की पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। वाइल मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू ऑर्डर्स सार द सोशल सिस्टम, पहले दो वर्गों के जो सदस्य होते थे वे सामाजिक प्रणाली को देखरेख करते थे। एज स्टेबल एंड अनचेंजिंग, वे चाहते थे कि यह एज इट इज बनी रहे, उसमें चेंजमेंट ना हो, यानी उसमें चेंजमेंट नहीं चाहते थे। देयर वर सेवरल प्रोसेसेस विच वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, यहाँ पे कुछ कई प्रकार की यहाँ पे प्रक्रियाएं रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रणाली के अंदर काफी कुछ बदलाव आया। सम ऑफ दीज सच एज चेंजेस इन द एनवायरमेंट, इनमें से कुछ था कि यहाँ का पर्यावरण बदल गया, वह ग्रेजुअल धीरे धीरे बदल गया, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, और ऐसा वातावरण बन गया जो कि पहले कभी ऐसा किसी के मतलब सोचने में भी नहीं था। अदर्स वर नो मोर ड्रामेटिक, दूसरा जो था वो कई तरह के नाटकीय कारक इसमें उभरे, लाइक द चेंजेस इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जैसे कि नाटकीय बदलावों के रूप में कृषि के अंदर तकनीकी कौशल का बदलाव, एंड लैंड यूज, और जमीन का इस्तेमाल का बदलाव। These in turn were shaped by and had an effect on the social and economic ties between lords and vassals. यहां these in turn were shaped by, और यह इसके बदले में क्या किया गया था, had an effect on social and economic ties. यहां पर लॉर्ड के लिए और उनके सेवकों के बीच में संबंध जो होते थे, उनके दासों के बीच में जो संबंध होते थे, उससे सामाजिक और आर्थिक संबंधों को एक रूप मिला इन कारकों को प्रभावित करने के लिए। लेट अस एग्जामाइन दीज प्रोसेसेस वन बाय वन, हमें इन प्रक्रियाओं में से एक के बाद एक का अध्ययन करेंगे। फ्रॉम द 5th to 10th सेंचुरी, 5वीं से 10वीं सदी के दौरान, या 5वीं से 10वीं सदी से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ यूरोप वाज कवर्ड विद वास्ट फॉरेस्ट, उस समय यूरोप का अधिकतर भाग जो था जंगलों से घिरा हुआ था। Thus the land available for agriculture was limited, इसलिए खेती के लायक जमीन बहुत कम मात्रा में सीमित थी। Also, peasants dissatisfied with their conditions could flee from oppression and take refuge in the forest. यहाँ पर किसानों ने क्या किया, इस तरह की परिस्थितियों से तंग आकर के वे असंतुष्ट हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया और जंगलों की शरण में चले गए, जंगलों में भाग गए। यूरोप वाज अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्पेल इन दिस पीरियड, यूरोप उस समय इस अवधि के दौरान बहुत ही ठंडी जलवायु के गहन प्रभाव से जूझ रहा था। दिस लेड टू सीवर एंड प्रोलॉन्ग विंटर्स, ये बहुत ही लंबी और हाड़ कंपाने वाली सर्दी थी। शॉर्ट एंड ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स, इस ठंड की अवधि ने फसलों के बोने की अवधि को कम कर दिया या फसलों के होने की अवधि को कम कर दिया। रिड्यूस यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, और इससे कृषि के उत्पादन में कमी आई। फ्रॉम द 11th सेंचुरी, 11वीं सदी से यूरोप एंटर्ड ए वार्म फेज, यूरोप के अंदर गर्मी का वातावरण बढ़ने लगा या उमस बढ़ने लगी। एवरेज टेम्पर्स इंक्रीज, औसत तापमान बढ़ा, विच हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जिसका कि कृषि पर सीधा सीधा प्रभाव देखा गया। Peasants now had a longer growing season, अब किसानों के पास एक लंबी अवधि का फसल उत्पादन करने की ऋतु अवेलेबल थी। एंड द सोइल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रोस्ट, और अब मिट्टी के अंदर बहुत ही कम कोहरा पड़ता था। कुड बी मोर इजीली प्लॉड, और उसमें आसानी से उसकी जुताई हो सकती थी। एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस हैव नोटेड दैट, पर्यावरणीय इतिहासकारों ने इसमें ये बात नोट की, that there was a significant receding of the forest line in many parts of the Europe, कि यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में धीरे धीरे करके वनों को
काटा गया, हटाया गया। दिस मेड एक्सपेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉसिबल, और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में या व्यापक भूमि जो है खेती के लायक तैयार कर दी गई और उसका इस्तेमाल बढ़ गया। अब आता है लैंड यूज। इनिशियली शुरुआत से ही एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज वेरी प्राइमिटिव। कृषि की जो तकनीकी थी वह यहां पर प्राइमिटिव रही है, उसके अंदर कोई इतना आधुनिक बात देखने को नहीं मिली। द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द प्रेजेंट पीजेंट वाज द वुडन प्लो। यहां पर केवल मैकेनिकल एड यानी जो मशीनीय सहायता है वो किसानों को, जो मशीनीकरण है या औजारों का जो सहायता है, उनमें एक लकड़ी का हल ड्रॉन बाय ए टीम ऑफ ऑक्सन, जो कि दो बैलों के सहायता से खींचा जाता था। दिस प्लो कुड एट बेस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसकी वजह से जमीन पर जो है उसकी गहरी जुताई हो सकती थी, मिट्टी की गहरी जुताई हो सकती थी। वाज अनेबल टू फुली ड्रॉ आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल, और इस दौरान भी ज्यादा मात्रा में जुताई होने की वजह से भी यहां ये भी बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इस तरह का जो हल बनाया इन्होंने, लकड़ी का हल बनाया वुडन प्लो, तो ये गहरे तक जुताई नहीं कर रहा था। याद रखना इस चीज को, ये गहरी जुताई नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वाज अनेबल टू फुली ड्रॉ आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल, जो कि मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादकता है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से उसका उत्पादन नहीं हो रहा था। एग्रीकल्चर वाज देयरफॉर वेरी लेबर इंटेंसिव। कृषि के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मजदूरों की जरूरत रहती थी। फील्ड्स हैड टू बी डग बाय हैंड। उस समय खेतों को हाथ से खोदा जाता था। ऑफन वंस इन 4 years, प्राय 4 वर्षों में एक बार। एन एनॉर्मस मैनुअल लेबर वाज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में श्रमिकों की जरूरत होती थी। ऑल्सो एन इनइफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज। उस समय बहुत ही गैर प्रभावी फसलों का पुनर्चक्रण इस्तेमाल में लिया जाता था, फसलों का पुनर्चक्रण का तरीका यूज में लिया जाता था। द लैंड वाज डिवाइडेड इन हाफ। जमीन को 2 भागों में बांटा गया। वन फील्ड वाज प्लांटेड इन ऑटम। एक ऑटम ऋतु के अंदर बोया जाने वाला होता था विद विंटर व्हीट, यानी सर्दियों के अंदर गेहूं। वाइल द अदर फील्ड वाज लेफ्ट फैलो, और दूसरे खेत को चारे की फसल के लिए छोड़ दिया जाता था या खाली छोड़ दिया जाता था। राई वाज प्लांटेड ऑन दिस पीस ऑफ फैलो लैंड द नेक्स्ट ईयर, और राई को जो है इस तरह की जो फसल है उसको अगले साल यहां पर बोया जाता था। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जमीन की उत्पादकता जो है बनी रहे, उसकी उत्पादकता पर कोई असर ना आए। तो यानी जो ये जमीन का टुकड़ा होता था वो अगले साल उस पर बोया जाता था। विद दिस सिस्टम, इस प्रकार की प्रणाली में, द सोइल स्लोली डिटेरियोरेटेड, इससे मिट्टी जो है धीरे धीरे यहां पर उसका नुकसान होने लगा। एंड फेमाइन्स वर नॉट अनकॉमन, और जो सूखा है वो एक असामान्य बनकर रह गया। एंड क्रोनिक malnutrition alternated with the devastating famines, life was difficult for the poor। और इस दौरान पोषण का स्तर जो गिर गया, अकाल जनित हालात भी बने, जिसकी वजह से जीना जो है गरीब वर्ग के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो गया। डिस्पाइट दीज हार्डशिप्स, इन सब मुश्किलों के बावजूद, लॉर्ड वर एंक्सियस टू द मैक्सिमाइज देयर इनकम्स। जमींदार जो लोग होते थे, लॉर्ड जो होते थे, वे अपनी आय को बढ़ाने की चिंता कर रहे थे। सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम लैंड, हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जमीन से और अधिक उत्पादन करना असंभव था। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ब्रिंग अंडर कल्टीवेशन ऑल द लैंड इन द मैनोरियल एस्टेट। मेनर की जागीर के अंदर किसानों को फोर्सफुली ये दबाव दिया गया कि वो पूरी की पूरी जमीन को की जुताई करें, खेती में उसका यूज करें, एंड स्पेंड मोर टाइम डूइंग दिस देन, और इस खेती में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। दे वर लीगली बाउंड टू डू, और उन्हें कानूनी रूप से बाध्य कर दिया गया, कानून बना दिया गया। पीजेंट डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन, किसान भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से
इस दबाव के आगे झुक नहीं रहे थे। सिंस दे कुड नॉट प्रोटेस्ट ओपनली, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसका विरोध जारी रखा। दे रिसोर्टेड टू पैसिव रेजिस्टेंस, उन्होंने असक्रिय बाधा या विरोध का तरीका उन्होंने अपना लिया। दे स्पेंड मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड, वे अपने खुद के खेतों में ज्यादा समय बिताने लगे। एंड केप्ट मच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर फॉर देमसेल्व्स, और अपने श्रम से, अपने परिश्रम से अपने लिए ज्यादा उत्पादन करने लगे। दे ऑल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज, और उन्होंने जिन सेवाओं के लिए पैसा नहीं मिलता था उनको करने से वो बचने लगे। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड ऑफ पास्चर एंड फॉरेस्ट लैंड, विद जमीन, जो जंगल की जमीन और चरागाह की जमीन को लेकर उनका लॉर्ड के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आया, विवाद सामने आया। दे एंड सॉ दीज लैंड्स एज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी, और वो ये मानते थे कि ये पूरे समुदाय के इस्तेमाल की चीज होती है। while the lord treated these as their private property, जबकि लॉर्ड इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे कि वह उसकी निजी संपत्ति रही हो। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। आगे अगला टॉपिक जो होगा, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नई कृषि तकनीकी। बाय द 11th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, 11वीं सदी तक वहां कई तकनीकी बदलाव सामने आए। इंस्टीड ऑफ द बेसिक वुडन प्लो, यानी लकड़ी के हल की जगह पर कल्टीवेटर्स बिगेन यूजिंग हैवी आयरन टिप प्लो एंड माउल्ड बोर्ड्स। इस दौरान लोहे से, जिनके लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लकड़ी के हलों की जगह पर लोहे के फाल वाले हल इस्तेमाल में लिए गए और लकड़ी के भारी भारी पटरे का इस्तेमाल किया गया। दीज प्लो कुड डिग मच डीपर, ये जो हल होते थे गहरे तक जुताई कर सकते थे। माउल्ड बोर्ड्स टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली, और माउल्ड बोर्ड जो होते थे, यानी भारी मेजा जो होता है, मेज जिसे कहते हैं, वह मिट्टी की ऊपरी परत को प्रॉपरली उसे जमा देता है। विद दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल वर बेटर यूटिलाइज्ड, और ऐसा करने से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनका बेहतर यूज हो सकता है। द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लो इम्प्रूव्ड, और इस तरह की तरीके अपनाने की वजह से पशुओं के साथ भी जो उनका तरीका था, खेती करने का तरीका था, जुताई करने का जो तरीका था, हल चलाने का तरीका था, उसमें भी सुधार हुआ। इंस्टीड ऑफ द नेक हार्नेस, गले पर जुआ बांधते थे पुराने समय के दौरान। शोल्डर हार्नेस केम इनटू यूज, अब इस समय कंधे पर, यानी बैल के कंधे पर उसका यूज अब होने लगा। जुआ कंधे पर बांधा जाने लगा जिससे कि बैल ज्यादा ताकत लगा सकता था। दिस एनेबल्ड एनिमल टू एक्सर्ट ग्रेटर पावर, और ऐसा करने से पशुओं को और ज्यादा ताकत मिलने लगी, यानी वो अपनी ताकत का बेहतर यूज कर सकते थे। हॉर्सेस वर नाउ बेटर शॉट विद आयरन हॉर्स शूज, और घोड़ों के पैरों के अंदर, यानी उनके खुरों के साथ लोहे की नाल लगाई जाने लगी। एंड विच प्रिवेंटेड फुट डिके, जिससे उनके पैरों को नुकसान नहीं पहुंचता था, उनके खुरों को नुकसान नहीं पहुंचता था। देयर वाज इंक्रीज्ड यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए वायु और जल एनर्जी, जल ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ गया। मोर वाटर पावर्ड एंड विंड पावर मिल्स was set up all over Europe for the purposes like milling corn and pressing grapes, और इससे भी ज्यादा वाटर यानी जल शक्ति का इस्तेमाल और वायु शक्ति का इस्तेमाल, यानी वाटर मिल और विंड मिल के अंदर इस्तेमाल पूरे ही यूरोप में बढ़ने लगा, और उसमें अंगूरों को पीसने की जो मदिरा संपीड़क होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज बढ़ने लगा। यहां तक आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक का आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछनी है। और आप टाइम से ज्वाइन किया करो, कहना नहीं पड़े बेटा, ठीक है बेटा। अब आप लीव कर सकते हैं।